नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। वर्ल्ड इंडिजीनियस डे यानी कि विश्व आदिवासी जो दिवस है उसकी आप सबको बधाई। जब मणिपुर में आदिवासी समाज हिंसा की आग में झुलस रहा है, उस आग की तपिश को महसूस करते हुए हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड इंडिजीनियस डे हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत का मकसद विश्व में आदिवासियों की घटती आबादी, विस्थापन और दुनिया भर में होते उनके मानव अधिकार के हनन को रोकना था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1994 में पहली बार आदिवासियों को संरक्षण देने की कवायद के तहत इस दिन को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड इंडिजीनियस डे घोषित किया। आदिवासी कौन है, उनकी समस्या क्या है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। आदिवासी कहाँ का रहने वाला, उसकी पीड़ा कैसी, सब जगह एक जैसी उनकी पीड़ा है। चाहे वो अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला कोई समुदाय हो, फिर बस्तर में हो, या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हो, या अमेरिका के रेड इंडियन हो, इन सब के बीच एक समानता है। कभी ना कभी इन्हें इनके घर से, इनके जंगल से, नदियों से, पहाड़ों से खदेड़ा गया। इस तरह कोशिश सभ्य समाज द्वारा लगातार होती गई। इस वैश्विक हालात को स्थानीयता बोध के साथ बयां करती विनोद कुमार शुक्ल की ये कविता याद आती है। जितने सभ्य होते हैं उतने अस्वाभाविक। आदिवासी जो स्वाभाविक है उन्हें हमारी तरह सभ्य होना, हमारी तरह अस्वाभाविक। जंगल का चंद्रमा असभ्य चंद्रमा है। इस बार पूर्णिमा के उजाले में आदिवासी खुले में इकट्ठे होने से डरे हुए हैं और पेड़ों के अंधेरों में दुबके विलाप कर रहे हैं, क्योंकि एक हत्यारा शहर बिजली की रोशनी से जगमगाता हुआ सभ्यता के मंच पर बसा हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता के जरिए वैसे तो इस कथित सभ्य समाज और आदिवासी शोषण को करीब से समझा जा सकता है। भारत के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी महिला देश के सबसे बड़े पद यानी कि राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसे सांकेतिक ही सही, लेकिन भारत के आदिवासी आबादी के लिए ये बड़ा संदेश माना जा सकता है। बहरहाल अब तक के सरकार के फैसले जो हैं लगातार आदिवासी विरोधी लगते हैं। ऐसे में अब सरकार के सामने नई चुनौती कि क्या वो वाकई आदिवासियों को आगे लाना चाहती है या महज ये राजनीति का एक प्रयोग भर है। आज भी छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में माइनिंग के बढ़ते दायरे की वजह से इन्हें बेघर होना पड़ रहा है। आज भी ये जिन इलाकों में निवास करते हैं वहाँ पर्याप्त रूप से बेसिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कभी टाइगर रिजर्व के नाम पर, तो कभी चीतों को बसाने के नाम पर इनका विस्थापन का दंश जो है इनको झेलना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के जीवन को नक्सलवाद की काली छाया पिछले कई दशकों से घेरे हुए है। लाल आतंक ने जहां एक तरफ अपनी ढाल बनाकर इन्हें पीसा है, तो दूसरी ओर सरकारी नुमाइंदों ने भी इनका जम के शोषण किया। दोनों तरफ से पिसते हुए आदिवासी आज खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आदिवासी समाज का विकास सिर्फ उन्हें शहरों में बुलाकर नचवाने में नहीं है, जैसा कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद लगातार होता रहा है। सरकारें किसी की भी हों, इनके सिर पर सींग बंधवा कर नचाया सबने। लेकिन आज 2 दशक से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद हम व्यक्तिगत रूप से एक भी आदिवासी कलाकार या किसी समूह को पहचान नहीं दिला पाए। दुर्भाग्य है कि करोड़ों खर्च के बाद भी एक जलसे में इन्हें नचाकर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। आज हम कार्यालय में बैठ के DMF पर चर्चा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ देश में खनिज न्यास के धन से एकत्रित करने के मामले में दूसरे नंबर पे। 2016 में इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद लगभग 11,362 करोड़ रुपए इस मद से अलग अलग जिलों में प्राप्त हुए। इस राशि को इन्हीं इलाकों में पेयजल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए करना था। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर खनिज वहां स्थित है जहां आदिवासी समाज का निवास है। यहाँ हो रही अंधाधुंध माइनिंग से सर्वाधिक प्रभावित भी आदिवासी समाज ही हुआ है। दंतेवाड़ा से लेकर कोरबा और सरगुजा तक जंगलों में कोयला, बॉक्साइट, लोहा निकाला जा रहा है। अगर ये राशि ईमानदारी से इन इलाकों में खर्च हुई होती तो आज आदिवासियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता। छत्तीसगढ़ में 11,717 ग्राम पंचायतें। अगर देखा जाए तो DMF फंड से ही हर गांव को लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि मिल जाती। इससे पूरी तस्वीर बदली जा सकती थी। लेकिन इस राशि में हुई बंदर बाट ने कई अफसरों और नेताओं के जीवन में हरियाली लाई, और वो आदिवासी जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया वो आज भी हाशिए पर दिखते हैं। पिछली सरकार ने अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान एक बेहद अजीब प्रयोग इस प्रदेश में किया। आज भी इस पर सोचो तो लगता है कि 21वीं सदी में भी क्या इस तरह का प्रयोग हमारे देश में संभव है। जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं सलवा जुर्म अभियान की, जिसे नक्सलियों से लड़ने के लिए आम आदिवासियों को हथियार थमा दिया गया। आदिवासी को लड़ा दिया गया, आदिवासी को आपस में लड़ा दिया गया। बहुत बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ, सैकड़ों गांव उजड़ गए जो आज भी दोबारा बस नहीं पाए। 50,000 से ज्यादा आदिवासी पड़ोसी राज्य में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो कभी खेत और मवेशियों के मालिक थे, आज जैसे तैसे कठिन हालात में मजदूरी कर अपना जीवन जो है वो डर के साए में जी रहा है। इस तरह के हालात कुछ समय पहले ही बनाए गए थे, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ऐसे में विनोद जी की एक और कविता याद आती है, आदिवासी पेड़ तुम्हें छोड़कर नहीं गए और तुम भी जंगल छोड़कर खुद नहीं गए। शहर के फुटपाथों पर अधनंगे बच्चे परिवार के साथ जाते दिखे। इस साल कहीं यही कारण तो नहीं, इस साल का भी अंत हो गया, परंतु परिवार के झुंड में अब की बार छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखे। कहीं यह आदिवासियों के अंत होने का सिलसिला तो नहीं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासी जीवन को कुछ समझने और सम्मान देने की कोशिश जरूर की है। इसमें दो पहल जिसका जिक्र होना चाहिए, उसमें है वनोपज की खरीदी प्रमुख है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पे 65 लघु वनोपजों की खरीदारी की जा रही। राज्य सरकार का यह फैसला वनांचल के आदिवासियों के हित में अहम साबित हो रहा है। लघु वनोपज की संख्या में वृद्धि होने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है। इसी तरह बस्तर में उद्योग नहीं लगाने के बाद भी सैकड़ों आदिवासियों की जमीन पर कब्जा था, जिसे भूपेश सरकार ने मुक्त कराते हुए उन परिवारों को वापस कर दिया। यह अपने आप में बड़ी घटना थी। इससे आदिवासी समाज में सत्ता के प्रति एक विश्वास भी पैदा हुआ। आज आरक्षण, डीलिस्टिंग, विस्थापन जैसे कई मुद्दे आदिवासी समाज के सामने हैं। छत्तीसगढ़ और देश के अन्य जगह जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां कई तरह के वादे और सपनों का जाल भी इनका पीछा कर रहा है। ऐसे में आदिवासी समाज को बहुत सतर्क और समझदारी से काम लेना होगा। छत्तीसगढ़ में एक सर्व आदिवासी समाज भी बना है जो आदिवासियों के हित की बात कर रहा है। इसके अलावा आदिवासियों के बहुत सारे फोरम हैं और सरकार खुद भी जल जंगल जमीन की बात करती है। बावजूद इसके हम देखते हैं कि अभी भी जो आदिवासी हैं, चाहे हम विश्व आदिवासी दिवस मनाएं, चाहे हम इनका पूरा नृत्य समारोह करें, चाहे बहुत सारे इनके उत्थान की बात करें, पर हम देखते हैं कि हमारा आदिवासी जो बहुत भोला है, सीधा है, जो जंगल में रहना पसंद करता है, धीरे धीरे वो शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है, स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहा है। वो भी चाहता है कि उसके जीवन में बदलाव आए। तो हमें लगता है कि जो विश्व आदिवासी दिवस है, उस के बहाने हम आदिवासियों के हालात पर बातचीत कर रहे हैं और हम ये पड़ताल कर रहे हैं कि क्या वाकई में जो अमीर धरती के गरीब लोग, जो अजीत जोगी कहा करते थे, तो जो अमीर धरती है छत्तीसगढ़ की, उस पर बसने वाले गरीब लोग, और खास करके जहाँ खनिज है, जैसा मैंने पहले कहा कि वहाँ का खनिज जो निकल रहा है, तो क्या जो खनिज निधि है उससे उस क्षेत्र के आदिवासियों का या वहाँ के रहने वालों का, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, या कहीं लगातार वो किसी दूसरे इतर काम में खर्च हो रहा है। ये भी एक सोचने की बात है। बहरहाल विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बधाई, और हम चाहते हैं कि आदिवासी अपनी जमीन, अपने जंगल के साथ जुड़कर रहे, अपनी मूल संस्कृति के साथ जुड़ के रहे, शिक्षा उसे मिले, स्वास्थ्य उसे मिले, वो बेहतर जीवन स्तर मिले, पर वो अपनी संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ, अपने भोलेपन के साथ वो सुरक्षित रहे। नमस्कार।